नमस्कार। आजकल क्रिकेट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और हकीकत बात तो ये है कि आजकल दुनिया में क्रिकेट होने भी बहुत ज़्यादा लगी है। पता नहीं कितने प्रकार की फ्रेंचाइजी हैं, कितने प्रकार की लीग हो रही हैं और कितने प्रकार के छोटे छोटे टूर्नामेंट हो रहे हैं। इवन T20 की फॉर्मेट को छोड़ करके और प्रकार की फॉर्मेट्स पर भी लीग शुरू हो गए हैं। जैसे पिछले 5 साल से इंग्लैंड में एक लीग हो रही है जो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ BCCI कराती है IPL, उसका नाम है द 100। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बड़े स्पोर्टिंग और बहुत ही फास्ट क्रिकेट उसमें खेली जाती है। और द 100 का एक कॉन्सेप्ट भी अलग है। उसमें एक पारी में 100 गेंद फेंकी जाती है। 100 गेंद की एक पारी होती है और बेसिकली उसे टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले 5 साल से इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, द 100 को लेकर, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर, लेकिन इस बार इसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। और चर्चा यह हुई है कि इनमें से एक फ्रेंचाइजी के मालिक सनराइजर्स हैं, जो IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक हैं। काव्या मारन, जो सन टीवी वाले हैं, उनकी बेटी, उनकी फ्रेंचाइजी है इसमें सनराइजर्स। और उसने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार को खरीदा है, जिसने ऐसे गर्दन अटकाने वाला एक्टिंग की थी एशिया कप में। हालांकि पाकिस्तान 3 मैच हारा था एशिया कप में भारत से, और ये वही एशिया कप था जिसके बायकॉट की कॉल हुई थी। तो मुझे लगा कि इस विषय पर विस्तार से वीडियो बनाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, ये बात सही है। कल मीडिया वालों ने राजीव शुक्ला से इस बारे में पूछा कि सनराइजर्स ने अपनी फ्रेंचाइजी है जो द 100 में, उसमें हालांकि उसकी ऑक्शन लंदन में हुई और उसका भारत से कोई मतलब नहीं है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को 3-3.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसको लेकर के सवाल राजीव शुक्ला से किया गया, जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये BCCI का डोमेन नहीं है, BCCI से कुछ नहीं कर सकती। हमारे खिलाड़ियों का BCCI से कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन दूसरे देशों के खिलाड़ी अगर किसी बाहर की लीग में खेलना चाहे उसमें क्या कर सकते हैं। और वहां पर ECB यानी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर सारे फ्रेंचाइजी को यह आदेश दिया था कि कोई भी खिलाड़ी अगर खरीदा जाएगा तो उसके प्रदर्शन के आधार पर खरीदा जाए, वो किस देश से आता है, उसकी क्या काबिलियत है, इन सब चीजों को नजरअंदाज किया जाए, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से खिलाड़ी को खरीदा जाए और तभी इस फ्रेंचाइजी को परमिशन आगे दी जाएगी। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो फ्रेंचाइजी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको बता दूं कि T20 का जो मैच होता है, IPL के मैच हैं या जैसे भी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें 120 गेंद फेंकी जाती हैं, जिन्हें लीगल डिलीवरी कहती है, वाइड बॉल, नो बॉल वगैरह के अलावा। 120 यानी कि 20 ओवर के मैच होते हैं और 6 ओवर हुए और 6 गेंद होती हैं एक ओवर में, तो 120 गेंद हो गई। और मैच लगभग 150 घंटे की समय अवधि में आसानी से पूरा हो जाता है, जिसे 2.5-3 घंटे के बारे में आप कह सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सेटअप है द 100 वाला, इसमें प्रत्येक पारी में अधिकतम 100 लीगल डिलीवरीज फेंकी जाती हैं और जो अंत में टीम सबसे ज्यादा रन बनाती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। और देखिए, इसमें 6-6 गेंद वाला जो ओवर होता है उसके कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, बल्कि इसमें 5-5 गेंद के ब्लॉक्स फेंकते हैं खिलाड़ी। और आपने देखा होगा कि जो रेगुलर क्रिकेट है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, 6 गेंदों के बाद यानी कि हर ओवर के बाद साइड चेंज होती है, विकेट कीपर इधर से उधर जाता है, एक बार इधर से बॉलिंग होती है, एक बार इधर से बॉलिंग होती है। लेकिन द 100 जो लीग हो रही है उसमें 10 गेंद के बाद टीम अपना छोर बदलती है, यानी कि चाहे तो एक ही तरफ से एक गेंदबाज लगातार 10 गेंद फेंक सकता है या 2 गेंदबाज 5-5 गेंद फेंक सकते हैं। और इसमें कप्तान को एक बड़ी लिबर्टी दी गई है कि वो एक ही गेंदबाज से लगातार 5 गेंद उसी छोर से फेंकवाए या फिर लगातार
एक ही छोर से 10 बैंक गेंद फेंकने का वो निर्देश दे सकता है। एक मैच में कोई भी गेंदबाज अधिकतम 20 गेंद यानी 5 गेंदों के 4 सेट ही फेंक सकता है। यह नियम T20 में अधिकतम 24 डिलीवरीज का है, यानी कि वो 4 ओवर फेंक सकता है। इसमें नो बॉल पर भी दंड है, और इसमें यदि कोई गेंदबाज नो बॉल फेंकता है तो 1 रन के बजाय बल्लेबाजी करने वाली टीम को 2 रन का दंड मिलता है, और साथ ही एक फ्री हिट भी दी जाती है, यानी कि बल्लेबाजों को धुआं करने की इसमें पूरी परमिशन दी गई है। प्रत्येक पारी की शुरुआत में 25 गेंदों का एक पावर प्ले होता है। T20 क्रिकेट के 36 गेंद यानी कि 6 ओवर के पावर प्ले की तुलना में यह काफी छोटा है, लेकिन यह बहुत तेजी से खेला जाता है। इस 25 गेंद के चरण के दौरान 30 गज का जो घेरा होता है, जिसे 30 यार्ड सर्किल कहते हैं, उसके बाहर केवल 2 फील्डर ही तैनात होते हैं, वही जिस तरीके से T20 में होता है। और इसमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी है, आईपीएल की तरह। द 100 में भी टाइम आउट का प्रावधान है। प्रत्येक गेंदबाजी करने वाली टीम को पारी के मध्य में 90 सेकंड तक का एक रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेने का अधिकार है, और इस अवधि के दौरान टीम के मुख्य कोच को मैदान के बीच में जाकर अपने कप्तान और खिलाड़ियों के साथ रणनीति पर चर्चा करने की अभूतपूर्व अनुमति होती है। आईपीएल में कोच अंदर नहीं जाते, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोच चले जाते हैं। गौतम गंभीर जाते थे बार बार, जो भी वर्ल्ड कप जीता है। और इसमें जो अंक दिए जाते हैं, जीत हासिल करने वाले को 4 अंक मिलते हैं, हारने वाली टीम को 0 मिलता है, और यदि मैच टाई होता है तो दोनों को 2-2 अंक मिलते हैं, और यदि बारिश खराब के कारण मैच पूरा नहीं होता तो दोनों टीमों को 2-2 अंक विभाजित कर दिए जाते हैं। ईसीबी ने जानबूझकर बैट्समैन शब्द को हटाकर जेंडर न्यूट्रल यानी कि लिंग तटस्थ जैसे शब्द बैटर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसका फॉर्मेट पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में है। दोनों प्रकार की लीग इसमें साथ साथ चलती है, तो इसमें बैट्समैन को बैटर कहा गया है, जिससे कि महिला क्रिकेटर को भी कहा जा सके और पुरुष क्रिकेटर को भी कहा जा सके। इसमें 6 सिटी बेस फ्रेंचाइजी हैं अलग अलग, और ये सारी जो सिटीज हैं उन सब के नाम होते हैं इंग्लैंड की जो अलग अलग सिटीज हैं उनके हिसाब से। मैं आपको बता दूं कि ये 2021 में शुरू हुई थी, और इस वर्ष जुलाई अगस्त में 21 जुलाई से 16 अगस्त तक इसका 6ठा संस्करण खेला जाएगा, जिसके ऑक्शंस अभी कुछ दिन पहले हुए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें अब तक जो विजेता रहे हैं, 2021 में इसे सदर्न ब्रेव ने जीता था, और इसमें लॉर्ड्स में फाइनल खेला गया था। बर्मिंघम फिनिक्स दूसरे स्थान पर रही थी। 2022 में ट्रेंट रॉकेट्स जीते थे। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स इसमें रनर अप रहे थे। 2023 में ओवल इनविंसिबल जीते थे, और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स लगातार दूसरी बार फाइनल हारे थे। 2024 में ओवल इनविंसिबल जीते थे लगातार दूसरी बार, और सदर्न ब्रेव रहे थे रनर अप, और 2025 में ओवल इनविंसिबल जीते थे, और ट्रेंट रॉकेट्स उप विजेता रहे थे। यानी कि ओवल इनविंसिबल इसको लगातार 3 बार से जीत रही है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त है। महिलाओं में भी इसी प्रकार की टीम होती है, और उसमें भी इसी प्रकार का गेम होता है। और इसमें डेटा यह दर्शाता है कि ओवल इनविंसिबल ने एक शानदार एकाधिकार इसमें स्थापित कर लिया है। इसमें सैम करन, विल जैक्स, जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और टिम करन जैसे खिलाड़ियों के दम पर इसने अपनी जीत हासिल की है। अब इसीलिए इस बार के जो ऑक्शन थे वो बड़े दिलचस्प हो गए थे। ईसीबी ने इसमें क्लियर कर दिया था कि 8 फ्रेंचाइजी को यह कहा गया था कि आप आइए, पैसा खर्च करिए, और इन सब को टीमों का जो मूल्यांकन था सभी 8 टीमों को लगभग 10,200 करोड़ के आसपास, जिसे आप कह सकते हैं कि 975 मिलियन पाउंड्स का आंका गया था। इस बिक्री से ईसीबी को लगभग 500 मिलियन पाउंड से भी अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे इंग्लैंड के क्रिकेट में, वेल्स क्रिकेट में उन्हें पैसा भरपूर मिल सकेगा। लेकिन दोस्तों, इस बार की जो नीलामी है उसमें कई चर्चाएं हुई हैं। जैसे कि मैंने अबरार के बारे में आपको बताया, इसमें कई भारतीय जो स्पॉन्सर हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। जैसे कि टीम है इस बार MI लंदन, इसका पुराने वाला नाम हुआ करता था ओवल इनविंसिबल, जिसने 3 बार जीता हुआ है। इसे रिलायंस परिवार जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अंबानी परिवार, उसने खरीदा है, और इसका जो मूल्य है वो $60 मिलियन है।
यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें जो सरे काउंटी है, जो वहां की इंग्लैंड की काउंटी है, उसके पास इसके 51% राइट्स हैं और 49% इसमें योगदान जो है वो रिलायंस का है। दूसरी जो सबसे विवादित और कंट्रोवर्शियल है वो है सनराइजर्स लीड्स। लीड्स का ग्राउंड आप सब जानते हैं, इंग्लैंड का बड़ा फेमस ग्राउंड है और इसमें पहले इसका नाम हुआ करता था नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स। इसे लिया है सन ग्रुप ने, कलानिधि मारन वाला जो ग्रुप है। और मैंने आपको बताया, आपने आईपीएल के दौरान काव्या मारन को देखा होगा खिलाड़ियों के लिए चीयर करते हुए, बड़ी विवादों में भी हो रही हैं, वो इसकी मालकिन है। और साउथ में जो सन टीवी नेटवर्क है उसके पास इसका 100% स्वामित्व है, यानी किसी काउंटी का कोई योगदान नहीं है, ये पूरी की पूरी टीम सनराइजर्स की है। और इसकी जो कीमत है वो है, सौदा जो हुआ है टीम का वो $100 मिलियन में हुआ है, यानी कि अंबानी से भी महंगी टीम है। एक टीम है इसमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, जो संजीव गोयनका का ग्रुप है, जो लखनऊ की टीम के मालिक हैं आईपीएल में, आरपीएसजी, उनके पास इसके 70% राइट्स हैं और उन्होंने $81 मिलियन दिए हैं इसके लिए। और 30% राइट जो है वो लंका शायर काउंटी है जो वहां की, उसके पास इसके मालिकाना हक है। और इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि इंडिया में एयरपोर्ट्स को जो रन करते हैं, एयरपोर्ट्स को मेंटेन करने वाली कंपनी है जीएमआर, उसने सदर्न ब्रेव नाम की जो फ्रेंचाइजी है उसमें 49% अपनी साझेदारी ली है और हैम्पशायर काउंटी के पास उसकी 51% साझेदारी, $48 मिलियन खर्च किए हैं। एक और है इसमें, कई और वैसे वहां की कंपनियां हैं, लेकिन भारत की ये 3 प्रमुख कंपनियां हैं और एक इसमें फ्रेंचाइजी है वेल्श फायर। वेल्श फायर को वाशिंगटन फ्रीडम के संजय गोविल ने लिया है और उनके पास 50% है और ग्लेमोर्गन काउंटी के पास भी 50% शेयर है, यानी कि $40 मिलियन के आसपास ये बैठता है। और इसमें देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा विवाद हुआ उसको लेकर के बहुत ही इस समय चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और खासतौर से जो पाकिस्तान के, आप सब जानते हैं कि 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था कसाब वाला, उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर एक शैडो बैन था। मेरे ख्याल में 2009 से ही आईपीएल की शुरुआत हुई थी, 2008 के एकदम बाद अगले साल ही। और उसमें एक शैडो बैन था कि बीसीसीआई ने यह तय किया था कि किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बार द 100 का जो सीजन है, इसमें 5 सीजन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लगातार भाग लिया है और इस बार उनकी संख्या और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा उमीर, इन सब को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए इन्होंने 13 मैच खेले हैं। और मोहम्मद आमिर जैसा खिलाड़ी जो मैच फिक्सर के रूप में मशहूर रहा है, उसने भी इसमें खेला था। और 2025 के सीजन के ड्राफ्ट में 45 पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से किसी को नहीं चुना गया था, इतने सारे खिलाड़ियों की बिड हुई थी। और मैं देख इस बार क्या हुआ है, इस बार के बारे में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। जो इस बार एंट्री हुई है, जैसे कि अबरार अहमद, वो जो गर्दन हिला रहा था ऐसे एशिया कप में, इस मिस्ट्री लेग स्पिनर को सनराइजर्स लीड्स यानी कि सन ग्रुप की जो मालिकाना है काव्या मारन वाली, उसने कड़ी बीडिंग लगाई। इसमें ट्रेंट रॉकेट्स भी इसको खरीदना चाहते थे और लगभग 2.34 करोड़ में इसको खरीदा गया, यानी कि 1,90,000 पाउंड। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि पहली बार आईपीएल से संबंध रखने वाली किसी फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन किया है। उस्मान तारिक, जो जिनके एक्शन को लेकर बड़ी विवाद हुआ था अभी वर्ल्ड कप में, इसको बर्मिंघम फिनिक्स ने 1,40,000 पाउंड में खरीदा है। जबकि हारिस राउफ, शादाब खान और साइम अयूब जैसे कई अनसोल्ड प्लेयर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने नीलामी से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया था। अबरार अहमद पर काफी विवाद हुआ है कि भारत की एक फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को कैसे खरीद लिया। और देखिए, इसमें लोग 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वाली घटना से जोड़कर भी देख रहे हैं कि आप देखिए कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं और ये अबरार वगैरह हैं, इन्होंने भारत विरोधी ट्वीट्स किए थे। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन्होंने ऐसा किया था। मेरा मानना है कि इसमें भारत सरकार को संज्ञान अवश्य लेना चाहिए कि सनराइजर्स की टीम जो भारत में भी पैसा कमा रही है, भारत की आईपीएल की हैदराबाद की टीम को खरीद करके पैसा कमा रही है, उसने
यहां से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान के क्रिकेटर के ऊपर क्यों खर्च किया? और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वैसे तो वो बयान देकर निकल जाते हैं क्योंकि पूरे कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी के राज्यसभा सांसद भी हैं कांग्रेस से, लेकिन उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि आपने अपनी टीमों को, मालिकों को, खासतौर से यहां के मालिकों को यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं खरीदना है। मैं आपको बताऊं कि जो उनके कोच हैं डेनियल विक्टोरी सनराइजर्स के, उन्होंने बयान दिया है कि वो इंग्लैंड के आदिल रशीद को खरीदना चाहते थे, लेकिन जब नहीं खरीद पाए तो उन्होंने एक विकल्प के रूप में अबरार को खरीदा है और उन्हें उनकी टीम की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडेंस नहीं दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो पैसा क्रिकेट पर यहां कमाया जा रहा है वो पाकिस्तानियों की जेब में कैसे पहुंच रहा है। भारत सरकार को, बीसीसीआई को और जय शाह को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे यहां से बांग्लादेश के क्रिकेटर को आईपीएल से डिसकंटिन्यू किया गया और उनके कॉन्ट्रैक्ट को खारिज किया गया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश यहां पर नहीं आया था खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, उसी प्रकार से सनराइजर्स को भी दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाड़ी को वापस दें और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हमारे अलग अलग विविधता वाले वीडियो लगातार आते रहते हैं। नमस्कार।